Hey everyone, welcome back to my channel Limitless Learning. I'm back with another topic that is consideration. Consideration में हम अभी क्या पढ़ेंगे वो है introduction, that is definition and meaning, types of consideration and essentials of a valid consideration. Definition of consideration, which is given under section 2D, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing. First, कोई ऐसा पॉइंट जो हमें नोट डाउन करना चाहिए वो ये है कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर कि प्रोमिजर की डिज़ायर से द प्रोमिजी जो भी पर्सन काम करता है हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, promises to do or abstain from doing something, इस एक्ट को जो उसका काम करना है और ना करना या उस प्रॉमिस को हम कहते हैं कंसिडरेशन. जनरल मीनिंग इसका ये है कि कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. जो भी सामने वाली पार्टी ने प्रॉमिस किया या आपने प्रॉमिस किया है उसके बदले में जो आप प्राइस या कुछ वैल्यू आप दे रहे हो ना उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन. एक पार्टी के लिए प्रॉमिस कंसिडरेशन है और दूसरी पार्टी के लिए वो वैल्यू या प्राइस वो कंसिडरेशन है. तो जनरली इसका जो मतलब है वो निकला है एक लेटिन फ्रेज से जो है क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. तो समथिंग इन रिटर्न को हम कहते हैं कंसिडरेशन. या फिर जो बेनिफिट आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में किसी बेनिफिट के लिए आओगे, किसी मोटिव की वजह से आओगे, तो जो बेनिफिट आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में आने की वजह से मिल रहा है उस बेनिफिट को हम बोलते हैं कंसिडरेशन. एग्जाम्पल से समझते हैं कि जॉन एक पर्सन है, वो अपनी कार बेचना चाहता है मारिया को फॉर ₹1,00,000. मारिया उसे 1,00,000 रुपीज़ देती है. अब जो मारिया उसको पेमेंट कर रही है उस कार के लिए वो 1,00,000 उसकी कंसिडरेशन है और जॉन का प्रॉमिस उस कार को सेल करने के लिए वो जॉन की कंसिडरेशन है. तो बेनिफिट दोनों को हो रहा है, जॉन को 1,00,000 रुपीज़ मिल रहे हैं और मारिया को कार मिल रही है. तो दोनों को बेनिफिट तो हो रहा है और दोनों की कंसिडरेशन भी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. मारिया 1,00,000 रुपीज़ दे रही है और जॉन का प्रॉमिस उस कार को सेल करने के लिए उसकी कंसिडरेशन है. ठीक है, यू डन विद इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट is टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन. टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन ना उसकी डेफिनेशन में से ही निकल के आया है. तो फर्स्ट है पास्ट कंसिडरेशन, सेकंड इज प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड थर्ड इज फ्यूचर कंसिडरेशन. तो जब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, हैज डन पास्ट टेंस, तो इसको बोलते हैं हम पास्ट कंसिडरेशन. कि जब एक पार्टी ने हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड, उसने अपनी ऑब्लिगेशंस जो उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको करना था वो होती है उसकी ऑब्लिगेशन, उसने वो परफॉर्म कर दी, हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड, उसको बोलते हैं हम पास्ट कंसिडरेशन. एग्जाम्पल, सपोज जब भी हम अपनी सर्विसेज किसी को दे रहे हैं, सपोज हम जनरली समझते हैं कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे मेरा कुछ काम करवाया, सपोज मैं सी के अंडर प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो रिटर्न फाइलिंग वगैरह सब आता है, तो मेरी फ्रेंड ने उसकी रिटर्न फाइल करवाई, मैंने अपनी फ्रेंड समझकर उसको फ्री में दी वो सर्विसेज. अब मैं अपनी फ्रेंड से पैसे तो नहीं लूँगी, लेकिन लेटर ऑन वो मुझे कहती है कि यार अब तुम मेरे को सर्विसेज बहुत टाइम से दे रही है तो इसके लिए मुझसे पैसे ले ले. तो मैंने कहा चल ठीक है. तो जो मैंने पहले उसको सर्विसेज दी वो कुछ नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मैंने अपनी सर्विसेज फ्री में दी. लेकिन लेटर ऑन जब वो मेरे पास आई कि मुझसे पैसे ले ले, तो जब उसने मुझे ऑफर किया पैसे मेरी सर्विसेज के लिए, तब वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट और मेरी जो सर्विसेज उसको मैंने दी थी वो हो जाती है मेरी पास्ट कंसिडरेशन. मैंने उसको अपनी सर्विसेज देने का प्रॉमिस किया था, वो मेरी थी पास्ट कंसिडरेशन, और अब जब वो मेरे को पेमेंट कर रही है वो उसकी कंसिडरेशन है. ठीक है, प्रेजेंट कंसिडरेशन. सेकेंड लाइन थी उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग. डज मतलब अभी जो कर रहा है. when a party performs when a party performs his obligation simultaneously, मतलब साथ की साथ परफॉर्म कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के होते होते फॉर्मेशन के टाइम पर ही, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन. डे टू डे एग्जाम्पल लेते हैं कि हम मार्केट जाते हैं कुछ भी खरीदने, सपोज मैं ब्रेड बटर खरीदने मार्केट गई, मैंने शॉपकीपर ने मुझे ब्रेड बटर दिया, मैंने शॉपकीपर को उसके बदले में पैसे दे दिए, तो ये थी प्रेजेंट कंसिडरेशन. मेरा उनका मुझे ब्रेड बटर देना और मेरा उनको पैसे देना ये हमारे प्रेजेंट कंसिडरेशन के अंदर काउंट होगा. थर्ड इज फ्यूचर कंसिडरेशन. जब पार्टी अग्री करती है फ्यूचर में परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की, उसको बोलते हैं फ्यूचर में कंसिडरेशन सप्लाई करने के लिए, जब कॉन्ट्रैक्ट आगे परफॉर्म होगा उसको बोलते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन. जो लास्ट लाइन कहती है हमारी डेफिनेशन की, प्रोमिसेस टू डू आगे करना या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग
उसको बोलते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। सपोज मैं बोलती हूँ आपको कि मैं आपसे प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूँ इस वाले रेट पे, लेकिन 15 दिन बाद खरीदना चाहती हूँ। तो जो 15 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और मैं उनको, तो आज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अब हम इसकी कंसिडरेशन बाद में देंगे, मैं उनको पैसे बाद में दूंगी, वो मुझे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन बाद में देंगे, तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन है। लेकिन हम आज ही कॉन्ट्रैक्ट में आ गए कि हम 15 दिन बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये उसी तरह से जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट से, ये उसी तरह से कि ये बाद में एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट आज ही फॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट इज असेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन को वैलिड करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो फर्स्ट, इट शुड मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। जो फर्स्ट लाइन हमारे डेफिनेशन के लिए कहती है, वही इसलिए मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसकी असेंशियल है, डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। सेकेंड इज मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि प्रोमिसी कंसिडरेशन दे, कोई और पार्टी चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं है, उसके थ्रू भी कंसिडरेशन आ सकती है। नो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, ज़रूरी नहीं कंसिडरेशन एडिक्वेट हो। इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोमिसेस एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, इट मस्ट बी लॉफुल, इट मस्ट बी रियल। एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कोई भी एक्ट है, अगर उस एक्ट को हमने प्रोमिसर की इच्छा से किया है, अकॉर्डिंग टू द प्रोमिसर्स डिज़ायर, उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग किया है, तभी वो वैलिड कंसिडरेशन है, तभी हम उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक्ट किया लेकिन प्रोमिसर ने उसको कहा ही नहीं करने के लिए, तो आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते एज अ कॉन्ट्रैक्ट। केस लॉ से समझते हैं, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तो डी जो है दुर्गा प्रसाद, उसने कुछ रेनोवेशन कराया मार्केट का ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कलेक्टर की रिक्वेस्ट से। इस रेनोवेशन के बाद शॉपकीपर ने प्रॉमिस किया कि वो डी को कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन देगा, जो भी उस वजह से सेल्स में इफेक्ट आया है उसकी रेनोवेशन ऑफ मार्केट की वजह से। लेकिन लेटर ऑन अपने शॉपकीपर जो है वो अपने प्रॉमिस से मुकर जाता है और वो उसको डी को कमीशन नहीं देता। तो डी क्या करता है, स्यू करता है शॉपकीपर को रिकवरी ऑफ कमीशन के लिए, कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था मेरे काम की वजह से, मैंने रेनोवेट कराया मार्केट जिसकी वजह से सेल्स इंप्रूव हुई और इसलिए वो मुझे कमीशन देना चाहते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कमीशन मुझे नहीं दिया। तो कोर्ट डिक्लेयर करता है कि जो भी आपने रेनोवेशन ऑफ मार्केट कराया, तो वो शॉपकीपर के कहने से नहीं कराया, तो शॉपकीपर उसके बदले में अगर उसने प्रॉमिस किया भी है तो आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, शॉपकीपर ने नहीं कहा था आपको रेनोवेट कराने के लिए, तो प्रॉमिसर तो वो है ही नहीं ना। जो आप, अगर वो इस बेसिस पे कह रहा है कि रेनोवेट कराया मैंने मार्केट को, तो इसलिए ये एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा। नो कंसिडरेशन फॉर द शॉपकीपर, एक्ट वाज डन एट द डिजायर ऑफ द शॉपकीपर, नॉट डन एट द डिजायर। तो कंसिडरेशन शॉपकीपर को नहीं मिली, शॉपकीपर को नहीं मिली, तो वो अगर अपना प्रॉमिस नहीं भी फुलफिल करता तो कोर्ट उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोर्ट उसको, वो लाइब इन्फोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इट इज़ इमटेरियल दैट हु हैज़ फर्निश्ड कंसिडरेशन। ये ज़रूरी नहीं है कंसिडरेशन को या कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कि कंसिडरेशन किसके यहाँ से आई है, कौन दे रहा है। ज़रूरी नहीं कि प्रोमिसी के पास से कंसिडरेशन आ रही है। इट इज़ वैलिड अगर कोई थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन आपको दे रही है तो। जैसे सपोज मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे ये प्रॉपर्टी अपनी सिस्टर के नाम पे करानी है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो वो मेरी सिस्टर और मेरी जो प्रॉपर्टी डीलर है उन दोनों के बीच में है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो मेरी सिस्टर के नाम पे करवाई है, लेकिन जो उस प्रॉपर्टी की पेमेंट है वो मैंने करी है। तो कंसिडरेशन किसने दी है, मैंने दी है। उस प्रॉपर्टी के बदले में अगर किसी ने कुछ दिया है तो वो कंसिडरेशन होती है ना, तो वो कंसिडरेशन किसने दी है, मैंने दी है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज है वो कौन है, मेरी सिस्टर और प्रॉपर्टी डीलर। तो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी मेरी सिस्टर है, लेकिन कंसिडरेशन किससे गई है, मुझसे गई है, तो आई एम द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि, और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वो कंसिडरेशन भी वैलिड है। तो इसलिए ये कहते हैं कि कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, किसी और कोई और पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। केस लो है चिन्नया वर्सेस रमैया। इसके अंदर क्या होता है, एक ए है अदर पार्टी है, शी इज़ द अदर पार्टी। वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है अपनी डॉटर के नेम में, दैट इज़ रमैया, और उनको बोलती है कि आर को एन्युटी पे करनी होगी चिन्नया को, जो है चिन्नया इज द सिस्टर ऑफ ए। तो अब क्या होता है कि आर है,
ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की अपनी डॉटर के नाम पे और उसको बोला कि तुम्हें एनुटी पे करनी है चिन्मया का। तो आर और चिन्मया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आ गया फॉर द पेमेंट ऑफ एनुटीज़। आफ्टर ए इज डेथ आर ने पेमेंट देना बंद कर दिया। आर ने पेमेंट बंद कर दिया इन ग्राउंड्स पे कि उन दोनों के बीच में तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ आर और सी के बीच में, सी तो उसके बदले में अब कुछ दे नहीं रही है, लेकिन शी फॉरगॉट दैट कि जो उसको प्रॉपर्टी मिली थी वो इसी ग्राउंड्स में मिली थी कि तुम इसके बदले में एन्युटी पे करोगी। तो उसने ऑलरेडी कंसिडरेशन तो उसको मिल चुका है, वो पूरी प्रॉपर्टी उसको एन्युटी पे करने की कंसिडरेशन में ही मिली है, चाहे वो कंसिडरेशन उसकी मदर से ही क्यों नहीं आई है। तो इसलिए बोलते हैं कि इसलिए यहाँ पे डिक्लेयर हुआ था कोर्ट में कि आज प्रॉमिस टू पे एन्युटी वॉज सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, जो ए ने प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर करी है, तो देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है और कंसिडरेशन भी वैलिड है, एंड आर इज बाउंड टू पे एन्युटीज टू सी। नो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। ऐसी कोई टर्म एडिक्वेट कंसिडरेशन जैसी कोई टर्म लॉ में डिफाइंड नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन का होना ही, उसकी एग्जिस्टेंस ही डिफाइन करती है कॉन्ट्रैक्ट टू बी अ वैलिड। तो लॉ डिमांड करता है ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, उसकी एडिक्वेट है एडिक्वेट नहीं है ये एक अलग टर्म है, एंड वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर बेस करते हैं। जैसे ए अग्रीज टू सेल हिज मोटर कार, मतलब ए अपनी मोटर कार सेल करना चाहता था जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपीज़ है, लेकिन वो उसको 10,000 में सेल करना चाहता है। अब यहाँ पे आते हैं, अगर उसका कंसेंट अगर फ्री है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली वैलिड है, लेकिन अगर उसका कंसेंट फ्री नहीं है, उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस के उसका कंसेंट फ्री नहीं है, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती हुई है और 2 लाख की मोटर कार को 10,000 में बेचने की, तो कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकता है कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। बट अदरवाइज अगर उसका कंसेंट फ्री है, कॉन्ट्रैक्ट एकदम वैलिड है और कंसिडरेशन भी वैलिड है। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोमिसेस एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। कंसिडरेशन के लिए अगर कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टी मस्ट बी समथिंग अदर दैन पार्टीज कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल ऑब्लिगेशन। इसका केस लॉ है रामचंद्र चिंतमन वर्सेस कालू राजू। तो इसमें क्या हुआ था कि क्लाइंट ने प्रॉमिस किया, उसने एक लॉयर हायर किया था और क्लाइंट ने प्रॉमिस किया कि अगर लॉयर केस जीत जाता है तो मैं उसको 10,000 रुपये फालतू एक्स्ट्रा दूंगा। तो केस वो जीत गया, पर यहाँ पे ये डिक्लेयर हुआ था कि अगर फिर क्लाइंट अगर रिफ्यूज़ भी कर देता है उसको 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी, तब भी वो वैलिड है उसका और वो उसको स्यू नहीं कर सकता ऑन ग्राउंड्स पे, बिकॉज लॉयर की एक कॉन्ट्रैक्चुअल भी और लीगल ऑब्लिगेशन भी है केस जीतना। आफ्टर ऑल ही इज़ अ एडवोकेट, वो हम किसी लॉयर को इसलिए हायर करते हैं कि वो हमारा केस जीतेगा। अब उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना इज समथिंग, उसका तो कॉन्ट्रैक्ट में हमने उसको इसलिए लाया ना कि वो केस जीते, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना हमारे लिए, वो कुछ डिफरेंट नहीं करना। ही इज बाउंड बाय लॉ, ही इज बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट टू विन द सूट फॉर अस। ऐसी अगर सपोज कोर्ट से ऑर्डर्स आते हैं, आपको एज अ विटनेस आपको अपीयर होना है कोर्ट में, तो अगर सपोज जॉन के लिए आपको एज अ विटनेस अपीयर होना है कोर्ट में, और जॉन इसके लिए आपको 10,000 रुपये देता है, कहते हैं कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा अगर आप कोर्ट में आते हो, तो ऑलरेडी कोर्ट ने उसको ऑर्डर दे दिया, वो कोर्ट के ऑर्डर्स को ऐसे झुटला नहीं सकता, उसको कोर्ट में अपीयर होना ही पड़ेगा, आप उसको 10,000 रुपये दो या ना दो। तो ही इज़ बाउंड बाय लॉ, ही इज़ बाउंड बाय, ही हैज़ सम लीगल ऑब्लिगेशन ऑन हिम, तो उसे कोर्ट में आना ही पड़ेगा। तो ऐसा एक्ट होना चाहिए, ऐसी कंसिडरेशन होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम समथिंग इज बियॉन्ड, अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड अगर लीगल ऑब्लिगेशन की कोई वो एक्टिविटी कर रहा है, उसके लिए आप उसको कंसिडरेशन दे रहे हो, तब वो वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉ। अग्रीमेंट वॉइड है अगर हमारी कंसिडरेशन अनलॉफुल है। सपोज हम ए को ऑफर करते हैं 5,000 रुपीज़ की वो जिस कंपनी में काम करता है उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें ला कर दे दे, लेकिन लेटर ऑन ए रिफ्यूज़ कर देता है उसको पे करने के लिए, तो बी उसको इस ग्राउंड पे स्यू नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसने एक्टिविटी की है वो अनलॉफुल की है, अनलॉफुल एक्टिविटी की है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। कंसिडरेशन ऐसी होनी चाहिए जिसकी वैल्यू हम देख सकें, ऐसा नहीं होना कि वो हवा में आप कुछ भी बोल रहे हो। इट शुड हैव सम वैल्यू, इट शुड एग्जिस्ट ऑल्सो इन नेम। जैसे आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि अगर आप मेरे लिए ये काम करोगे तो मैं आपके लिए डिस्कवर करूंगा ट्रेजर बाय मैजिक। इट शुड बी रियल। तो दैट्स ऑल today. Hope you liked it, and do like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon.
Bye bye.